हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने औसत चाल तथा औसत वेग को कंसेप्चुअली समझा था और उसके कुछ कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सवाल करे थे, कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे। अब शुरू करते हैं। यदि एक कार ए से बी तक, कोई बिंदु है यहां पे ए और वहां से जाता है बी बिंदु तक, कितने चाल से जाता है बेटा? 20 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से गया साहब। अब 30 किलोमीटर प्रति चाल से वापस उसी बिंदु पे आ जाता है, मतलब गया ही क्यों था जब वापस आना था। सवाल दिया हुआ आ गया तो आ गया, कितने चाल से आ गया? 30 किलोमीटर प्रति आवर से आ गया। तो इस यात्रा के दौरान औसत चाल बताएं। अपन औसत वेग भी निकालेंगे। इस यात्रा के दौरान औसत वेग तथा औसत चाल दोनों अपन निकाल देते हैं। एनसीईआरटी में भी एक सवाल है इसी तरीके का कि रामलाल सुबह उठा, 20 किलोमीटर प्रति आवर से स्कूल गया, स्कूल बंद देखकर 30 किलोमीटर प्रति आवर से घर आ गया। एनसीईआरटी का एग्जैक्टली यही सवाल है। रामलाल नहीं, कुछ और होगा, लेकिन सवाल यही है। अब औसत वेग क्या होगा? भाई साहब जहां से चला था वही आ गया। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन क्या हो गया? 0। तो औसत वेग क्या हो जाएगा? 0। अब बात है औसत चाल का। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। बिल्कुल सही बात है, कुल तय की गया दूरी बटा कुल समय। अब बताओ कुल दूरी है क्या दिया हुआ? नहीं। ए से बी के बीच की दूरी दी नहीं, ए से बी गया, बी से वापस आ गया, कुल दूरी तो बताया ही नहीं कुछ। अच्छा, कुल समय बताया क्या? नहीं, कुल समय भी नहीं बताया। क्या बताया फिर? आपको बताया कि कितने चाल से गया, कितने चाल से वापस आ गया। दोनों चाल सेम नहीं, तो औसत चाल अपने को निकालना है। फिर क्या करें यार? तो एक बात बताओ, एक समान समय के लिए दूरी, एक समान समय के लिए यात्रा किया है क्या? जाते समय और आते समय? नहीं। दूरी एक समान है क्या? हाँ। जाते समय मान लो दूरी वो एस तय करता है, तो आते समय भी उतना ही दूरी तय करेगा ना, ए से बी तक गया, बी से ए तक गया। तो एक समान दूरी अंतराल वाला सवाल हो गया। एक समान दूरी अंतराल में डायरेक्ट आप औसत चाल लिख सकते हैं 2, पहले यात्रा एस का चाल v1, दूसरे यात्रा का चाल v2 बटा v1 प्लस v2। और इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, एक सेकंड में, कोई खास बात नहीं है। कैसे ड्राइव कर सकते हो? चलो एक करके दिखाता हूं। मान लो कुल दूरी तय किया s, तो s और वापस भी आया s, तो कुल दूरी हो गया 2s। मान लिया ना, s गया, s वापस आया, तो कुल दूरी हो गया s। कुल समय, तो जाने का समय t, t बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया s और चाल हो गया आपका 20 v1, s बटा v1 प्लस s बटा v2। यहां से s कॉमन निकल के कट जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 बचेगा। इसको आप ऊपर ले जाके सॉल्व कर सकते हैं, तो वही आ गया 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। अब रख दो यहाँ पे मान फटाफट। 2 v1 की वैल्यू बोलो 20, v2 की वैल्यू बोलो 30 बटा v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा? 50। 0 से 0 कैंसिल होगा, तो कितना हो गया? 3 दूना 6 और 6 मल्टीप्लाई 20 तक 20 से, मतलब 120 बटा 5 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या आपको कुछ? बिल्कुल समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, इसको पॉज करके लिख लीजिए। आगे सवाल देखिए, यदि एक ट्रेन का 2 स्टेशन के बीच औसत चाल 200 मीटर पर सेकेंड है, मतलब एक ट्रेन का 2 स्टेशन मान लो ए और बी के बीच औसत चाल हमें दिया हुआ है, ए और बी के बीच का औसत चाल हमें दिया हुआ है। यदि आधे समय के लिए, कुल यात्रा का जो समय है उससे आधे समय के लिए 100 मीटर प्रति सेकंड चला है, औसत चाल 200 है, लेकिन आधे समय के लिए सिर्फ उसका चाल था 100 मीटर पर सेकंड, तो बचे हुए आधे समय में उसकी चाल क्या होगी? बेटा एक समान समय अंतराल, कुल यहां से यहां तक उसकी औसत चाल दी हुई है 200, आधे समय के लिए औसत चाल है 100 और दूसरे आधे समय के लिए औसत चाल क्या दिया हुआ है? 100। तो बताइए किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एक समान समय अंतराल के लिए पहले आधे समय प्लस दूसरे आधे समय का औसत चाल बटा 2। औसत चाल क्या दिया हुआ है बोलो? 200। तो यहां पे v एवरेज को रख दो 200 बराबर v1 क्या है साहब? v1 दिया हुआ है 100, पहले आधे समय का औसत चाल, दूसरे आधे समय का चाल नहीं दिया हुआ, निकालना है, तो ये रहा v2 बटा 2। 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 400। अरे भाई 2 इधर आएगा तो क्या होगा? 400, तो ये होगा 400 बराबर 100 माइनस v2। 100 इधर आ जाएगा तो v2 बराबर हो जाएगा 400 माइनस 100 बराबर 300 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका जवाब हो जाएगा 300 मीटर प्रति सेकेंड। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? समझ आ गया, कोई खास बात नहीं था। ये सवाल थोड़ा अलग था। कैसे अलग था? तो उसने औसत चाल बता दिया था, वी एवरेज दे दिया था, v1 दे दिया था, आपसे v2 निकाला था। तो आपको ये बात समझना था सवाल पढ़ के। दूसरी बात आपको ये भी समझना था कि एक समान दूरी अंतराल का सवाल है या एक समान समय अंतराल का सवाल है, ये भी आपको यहां से समझना था। क्लियर है क्या बेटा? चलो पॉज करके लिख लो यहां तक, पहले ये वाला पार्ट लिख लो ना, क्या खास बात है? लिखो, लिख लिया। चलो आगे देखो, आगे देखिए बेटा, आगे देखिए। यदि ट्रेन 2 स्टेशन के बीच
यदि ट्रेन का 2 स्टेशन के बीच औसत चाल 200 मीटर पर सेकेंड है, 2 स्टेशन के बीच औसत चाल 200 मीटर प्रति सेकेंड है, इज इक्वल टू, यदि ट्रेन आधी दूरी 150 मीटर पर सेकेंड से चलती है तथा आधी दूरी तो अगली आधी दूरी में औसत चाल बताए। तो देखो, यदि ट्रेन आधी दूरी 150 से चलती है तो अगली आधी दूरी में औसत चाल बताए। तो मतलब पहली आधी दूरी उसने चला कहां है 150 से, दूसरी आधी दूरी कितनी से तय करेगा ताकि उसका कुल जो औसत चाल है 200 मीटर प्रति सेकेंड हो। सवाल समझ में आ गया? पिछले सवाल जैसा ही है, इसमें भी औसत चाल v एवरेज बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होगा, लेकिन पहला आधा दूरी, कुल यात्रा का आधा दूरी तय किया उसने 150 मीटर पर सेकेंड से, तो अगला आधा दूरी मतलब आधा आधा दूरी अंतराल का सवाल है। तो यदि एक समान दूरी अंतराल होता है तो औसत चाल का सूत्र हो जाता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। नीट और आईआईटी मेन में डायरेक्ट इस कंसेप्ट पे सवाल पूछते हैं। आपके मॉड्यूल पैकेज और टेस्ट में डायरेक्ट होगा, 100% मैं दूंगा, लिख ले, मैं टेस्ट में दूंगा इस पे सवाल, अभी बोल रहा हूं। तो इस फॉर्मूले को ढंग से रट लोगे। कौन से फॉर्मूले को? v1 प्लस v2 बाई 2 इज इक्वल टू औसत चाल, और 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 इज ऑल्सो औसत चाल। बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? तो एवरेज वेलोसिटी दे दिया हुआ है 200 बराबर 2 150 v2 बटा 150 प्लस v2, यही तो रखेंगे। 150 प्लस 2 कितना हो जाएगा 300। अब ये हो जाएगा तेरा 300, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो तो इधर बचेगा 3 और उधर बचेगा 2, इधर इसको ले जाओ तो 150 प्लस v2 को 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा तेरा 300 प्लस 150 प्लस v2 से गुना होगा तो क्या होगा 300 प्लस v2 इज इक्वल टू, ये जब यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 प्लस v2 इज इक्वल टू 3v2। v2 को इधर ले आओ तो ये होगा तेरा 300 प्लस, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हो रहा बेटा, 150 को 2 से गुना करोगे तो 300 आ जाएगा, 300 प्लस 2v2, अच्छा ये इससे गुना होगा तो 2v2 आएगा ना भाई, ये वही तो कह रहा हूँ कि 150 ही फिर से कैसे आ रहा है। तो 300 इज इक्वल टू 3v2 और उधर आएगा, उधर से आएगा 2v2, तो ये हो जाएगा आपका v2। तो v2 इज इक्वल टू आ गया 300 किलोमीटर पर आवर, 300 और 2v2 इधर आएगा 3v2 माइनस 2v2 तो v2, तो v2 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर प्रति आवर आपका क्या हो जाएगा जवाब। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? लिखिए ढंग से, लिखिए। नेक्स्ट देखिए, यदि एक कण यात्रा का आधी दूरी 3 मीटर पर सेकेंड से तय करता है, एक कण अपनी पूरी यात्रा का आधी दूरी 3 मीटर पर सेकेंड से तय करता है, तो देखिए पूरी यात्रा मान लीजिए यहां से यहां तक है ना, पूरी यात्रा का दूरी भी मान लीजिए 2s, तो वो क्या कह रहा है कि इस दूरी को तय करता है 3 मीटर पर सेकेंड से। कितने मीटर पर सेकेंड से साहब तय किया? वो 3 मीटर पर सेकेंड से, तथा शेष दूरी को 2 बराबर समय अंतराल में। अब बची हुई शेष दूरी यहां से यहां तक कितना हो गया s, पूरी यात्रा को दूरी दिया हुआ नहीं था, हमने मान लिया कि 2s है, तो पहला आधा दूरी s उसने 3 मीटर पर सेकेंड से तय किया, और बची हुई आधी दूरी को, मान लो कि मैं जयपुर से कोलकाता जा रहा हूं जयपुर से, अब 1000 किलोमीटर है तो 500 किलोमीटर तो 3 मीटर पर सेकेंड से चल लिया साहब, और बचा हुआ जो 500 किलोमीटर है उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, 2 बराबर समय अंतराल में, मतलब यहां से यहां तक मान लो कि समय t लिया और उसका चाल था इस t समय में 4.5 मीटर पर सेकेंड, और फिर से आगे कुछ t समय तक और चला और इसका चाल था 7.5 मीटर पर सेकेंड। इसका चाल क्या था? 7.5 मीटर पर सेकेंड इसका चाल था। तो यहां से यहां तक इसकी जो औसत चाल होगी क्या होगी? तो यहां से यहां तक इसकी औसत चाल होगी 7.5 प्लस 4.5 बाई 2। तो 7.5 प्लस 4.5 बाई 2 कितना हो जाएगा? तो 7 4 11 और 0.5 12 बटा 2 कितना होगा? 6 मीटर पर सेकेंड। देखो यहां से यहां तक जो दूरी है वो s है, लेकिन वो दूरी से कोई मतलब नहीं है। उस दूरी को 2 बराबर समय अंतराल t और समय अंतराल t में तय किया है। पहले समय अंतराल में इसका चाल है 4.5, दूसरे समय अंतराल में इसका चाल है 7.5। तो औसत चाल निकाला है 7.5 प्लस 4.5 बाई 2। तो 7 4 11 और 0.5 12 बटा 2 हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से यहां तक चाल हो गया उसका 6 मीटर पर सेकेंड और दूरी है s,
और यहां से यहां तक इसका चाल है 3 मीटर पर सेकंड दूरी है यस। तो पहले आधे दूरी का औसत चाल हो गया 3 और दूसरे आधे दूरी को जो इक्वल समय अंतराल में बांटा था इसलिए v1 प्लस v2/2 से औसत चाल निकाल लिया वो है 6। तो इस आधे दूरी का औसत चाल 6 और इस आधे दूरी का औसत चाल 6 3 तो पूरी यात्रा का जो औसत चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 समान दूरी अंतराल के हिसाब से 2 × 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6। 3 + 6 हो जाएगा 9, 3 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं कि यात्रा को 3 हिस्से में बांटा, पूरी यात्रा का आधा दूरी 3 से तय किया, पूरी यात्रा का, मेरी बात सुन ले, पूरी यात्रा का आधा दूरी 3 से तय किया, बचा हुआ आधा दूरी को 2 समय, एक समान समय अंतराल, मतलब ये भी t और ये भी t, तो टोटल 2t के लिए औसत चाल हो जाएगा दोनों का सम बटा 2, तो ये हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा तेरा 3, 6 और 3, 6 इस तक का है और 6 भी अगले इस तक का है। तो एक समान दूरी अंतराल के लिए जो औसत चाल हो जाता है होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस b2, तो यह है 4 मीटर पर सेकंड आपका आंसर। तो इसको पॉज करिए, अच्छे से लिखिए, इसको पॉज करके अच्छे से लिखिए, ठीक है भाई। आगे देखिए साहब, एक वस्तु वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, उसने गति कहां से आरंभ किया? गति आरंभ किया ए बिंदु से, और ए बिंदु से गति आरंभ करके 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से वृत्तीय पथ पे चल रहा है और 90 डिग्री का कोण तय करके वस्तु बी पे पहुंचा। यहां से यहां तक चाल क्या था इसका? 30 मीटर प्रति सेकंड, और फिर बी से चला और बी से पहुंच गया सी पे, टोटल कोण तय किया 240 डिग्री और उसका चाल था 60 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये 240 डिग्री और ये 90 डिग्री, कितना हो जाएगा बेटा? 240 प्लस 90, 0, 9 6 13 के 3 हासिल 1, तो 330 डिग्री। तो टोटल कोण होता है 360, तो ये हो जाएगा तेरा 30 डिग्री बचा हुआ। ये सवाल में नहीं दिया होगा तो अपने ने निकाल लिया, बचा हुआ 30 डिग्री, और इस 30 डिग्री को उसने तय किया 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, इस पे चल रहा है, सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है, तो दूरी तय करेगा कुछ। तो ए से ए तक औसत चाल क्या होगा? तो ए से ए तक एक चक्कर में जो औसत चाल होगा वो हो जाएगा तुम्हारा कुल दूरी बटा कुल समय। अब मेरी बात बताओ, क्या अब मुझे एक बात बताओ, सॉरी मेरी बात मत बताओ, मुझे एक बात बताओ कि बिंदु ए से बिंदु बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक क्या दूरी समान होगा? नहीं, इस 90 डिग्री के बराबर कुछ अलग दूरी होगा, ये कुछ अलग दूरी होगा और ये कुछ अलग दूरी होगा, दूरी समान नहीं होगा। अच्छा, समय समान लेगा क्या? नहीं, चाल भी अलग अलग है, दूरी का रेशियो अलग है। तो जब दूरी भी एक समान अंतराल में ना हो, दूरी एक समान अंतराल में हो तो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 लगाएंगे। 3 होगा तो भी फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था? देख इधर, 3v1 v2 v3, 3 एक समान दूरी अंतराल के लिए 3v1 v2 v3 बटा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। आपको भी ऐसे याद हो जाएगा, 4 सवाल इस पे कर लोगे तो, ठीक है ना। और 3 एक समान समय अंतराल के लिए होगा v1 प्लस v2 प्लस v3/3। लेकिन यहाँ पे समय समान अंतराल नहीं है, समय अंतराल समान नहीं है, दूरी भी समान अंतराल में नहीं दिया हुआ है, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? औसत चाल होगा कुल दूरी बटा कुल समय। यहां से चलो साहब, यहां से तुम यहां गए, यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां पहुंचे, कुल दूरी कितना तय किया आपने? तो कुल दूरी आपने तय कर लिया 2πr। कुल दूरी कितना तय किया साहब? 2πr। बट आपने समय कितना लिया? तो यहां से यहां तक जो आपने समय लिया है वो हो जाएगा दूरी बटा चाल। आपको दूरी पता है और चाल पता है, यहां से यहां तक दूरी कितना होगा? तो ये बेटा दूरी हो जाता है πr, चाप की लंबाई है ना, चाप की लंबाई हो जाएगा आपका, सॉरी 2πr टोटल होता है, तो 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा πr/2। अरे 2πr का 1/4 भाई साहब, 2πr का 1/4 क्या होगा? πr/2। तो ये हो जाएगा आपका πr/2। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल कितना है? 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 से भाग दे देंगे प्लस। दूसरा 240 डिग्री, तो थीटा कितने के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा? कितना थीटा हो जाएगा? 240 डिग्री मतलब इसको कह सकते हैं 60 × 4, 6 चौका 24, 240 डिग्री। और 60 डिग्री होता है π/3, 60 डिग्री होता है π/3, तो ये हो जाएगा 4π/3। तो टोटल कोण हो गया 2π/3, चाप बराबर होता है r थीटा, तो ये हो जाएगा 4πr/3, ये हो जाएगा 4πr/3, ये तो हो गया दूरी बटा चाल है यहाँ पे 60, तो 60 से भाग दे देंगे, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा समय। फिर इसने C से A तक कितना समय लिया? तो दूरी बटा चाल, दूरी कितना? तो 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग ये चाप की लंबाई होगी r इंटू थीटा, थीटा होगा π/6, तो ये हो जाएगा प्लस πr/6।
पाई आर बाई 6 गुना चाल है आपका 10, तो 10 से भाग देंगे। अब यहाँ पे त्रिज्या आपको पता नहीं है, त्रिज्या का मान नहीं बताया मैंने, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ साफ देखिएगा यहाँ से ये जो पाई आर है ये कैंसिल होता चला जाएगा। देखिए ये पाई आर और ये पाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर जो बचेगा वो देखिए क्या बचेगा, ऊपर जो बचेगा वो बचेगा आपका 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/60 प्लस ये 4 से ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 15, राइट 15। तो 15 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 45, तो 1/45 प्लस 1/60 ये बनेगा आपका, ठीक है। तो 1/60 प्लस 1/45 प्लस 1/60 इन सब का एलसीएम ले लीजिए। जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे, तो जवाब आएगा 2 डिवाइडेड बाई 60, नीचे ले लीजिए 60 मल्टीप्लाई 45 है ये, है ना। तो इसका एलसीएम लेने के लिए आप एक काम करिए 60 मल्टीप्लाई 45 एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 मल्टीप्लाई 45 एलसीएम लोगे नहीं 180 ले लो, एलसीएम 180 ले लो, तो 180 लोगे तो 60 है नीचे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 45 है, तो 45 मल्टीप्लाई 2 4, ये हो जाएगा 4 भाई ढंग से देख, और ये हो जाएगा 3। 180 को ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 180 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 4 3 7 और 7 और 3 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल होगा। 18 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। 36 मीटर पर सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। तो औसत चाल आ जाएगा आपका 36 मीटर प्रति सेकेंड। आपको समझ आया? तो आपको ये समझना चाहिए, पॉज करके बेटा लिख लेना इसको, यहाँ पे पॉज कर लो, लिख लेना। आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो हमने सवाल सॉल्व किया था इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। थोड़ा सा तुम्हें वृत्तीय पथ का ज्ञान होना चाहिए कि वृत्तीय पथ में दूरी कैसे निकालते हैं। तो वृत्तीय पथ में दूरी मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो चाप की लंबाई होता है r इंटू थीटा। थीटा ये रहा, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो π/2 हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4π/3। तो कुल दूरी 2πr बटा कुल समय। अब मुझे दूरी पता है हर हिस्से का और चाल पता, तो समय निकाल लेंगे। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 निकाल लिया, तो ये हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल। औसत चाल कितना आ गया आंसर 36 किलोमीटर पर आवर। बेटा ऐसे सॉल्व करना, यहाँ के बाद यहाँ आए हैं, फिर यहाँ आए हैं, फिर यहाँ गए हैं अपन, ठीक है ना। अपने सॉल्यूशन देखा अच्छे से, इसको फिर खुद से भी सॉल्व कर सकते, कोई खास बात नहीं है। आगे देखिए, यदि एक वस्तु यात्रा का 1/3 हिस्सा 10 मीटर प्रति सेकेंड से तथा बची हुई हिस्सा 30 मीटर प्रति सेकेंड से तय करता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा। तो इसका जो औसत चाल होगा वो हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। अब तुम्हें एक समान दूरी अंतराल है क्या? नहीं, 1/3 और बचा हुआ क्या हो जाएगा 2/3। कुल यात्रा का 1/3 तय करता है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 2/3। तो अब यात्रा का दूरी अंतराल समान नहीं है, समय अंतराल भी नहीं समान दिया हुआ है, तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे कुल दूरी बटा कुल समय। देख बेटा, मेरा पढ़ाने का एक फंडामेंटल तरीका होता है कि मैं कंसेप्ट के साथ साथ कुछ अच्छे सवाल जो स्टेप बाय थोड़े मुश्किल होते जाए वो कराता जाता हूँ, ताकि बच्चे को ना थ्योरी का आइडिया लग जाए कि मास्टर जो थ्योरी पढ़ाया वो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, उससे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। फिजिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ साथ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, तो अच्छे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, और जितना अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट अच्छा होता जाएगा। चलो ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो अब यदि वस्तु यात्रा का 1/3 हिस्सा, मान लो यहाँ से यात्रा शुरू करता है, कुल यात्रा है s। अब इस यात्रा का 1/3 हिस्सा, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लो 1/3 हिस्सा हो गया s/3, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 2s/3। बचा हुआ कितना हो जाएगा 2s/3। तो इसका औसत चाल अपने को निकालना है। तो यहां से यहां तक उसने चाल दिया हुआ है 10 और यहां से यहां तक चाल दिया हुआ है 30, ठीक है ना। तो औसत चाल क्या होगा, तो कुल दूरी बताओ s। मान लो यहां से यहां तक कुल दूरी तुमने s माना, तो इसका 1/3 हिस्सा s/3, तो कुल दूरी में तो टोटल s लिख हो गया। कुल समय, तो यहां से यहां तक जो समय लगा हो गया t1, यहां से यहां तक समय लगा हो गया t2। t1 समय बराबर दूरी बटा चाल, तो पहला 1/3 दूरी मतलब s/3, और इसका चाल क्या हो जाएगा बेटा, चाल देखो 10 है, चाल 10 है, प्लस 2s/3, और इसका चाल कितना 30 है, तो 30 रख दो। देखो बहुत आसान है। कुल दूरी तो यात्रा का 1/3 और बचा हुआ कुछ, तो बचा हुआ 2/3 होगा ना। यात्रा कुल s है तो 1/3 2/3, तो 1/3 और 2/3 तो कुल मिलके यात्रा तो s का ही होगा। s मान लिया,
इस हमने क्या किया था, मान लिया था कुल दूरी कितना हो गया s, कुल समय निकालना है तो पहला 1/3 मतलब s/3 और उसका चाल 10, तो दूरी बटा चाल s/3 बटा 10 और 2s/3 × 30 ये आ जाएगा। अब यहां से औसत चाल आप फाइनली आंसर लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, s से कैंसिल हो जाएगा, s कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, ये बचेगा आपका 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/30 प्लस ये कैंसिल होगा तो 15 × 3 45 1/45। अब यहाँ पे 90 LCM ले लो 1 डिवाइडेड बाई, अरे सॉल्व कर लोगे भाई इसको, अब क्या बचा, अब ये एक एक गणित सॉल्व करके दिखाऊंगा। 90 LCM ले लो, इधर जाएगा 2 इधर जाएगा 3, 3 2 5, 90 ऊपर 90/5 आंसर आ जाएगा। सही कर रहा हूँ ना भाई, एकदम सही कर रहा हूँ। 2 से कैंसिल होगा तो 15 क्या पता, सही है तो 18 × 90 18 आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या, पॉज करके लिखो इसको। ठीक है साहब, आगे देखिए। अब कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं, मान लो एक वस्तु यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वस्तु वर्ग पर नियत चाल से गति कर रहा है, तो उसका औसत चाल बताएं। वर्ग पर A से चला B तक, उसकी चाल है नियत V, उसकी चाल कितनी है V है। फिर B से गया C पे, उसकी चाल है V, फिर C से आया D पे, उसका चाल है V, फिर D से आया A पे, उसका चाल है V। नियत चाल से चल रहा है तो उसका औसत चाल बताइए जब वो A से B पे गया, तो हर क्षण पे उसका चाल V है और चाल नियत है तो औसत चाल तो V रहेगा, V रहेगा, V रहेगा, V रहेगा। लेकिन औसत वेग क्या होता है, औसत वेग होता है बेटा कुल दूरी बटा कुल समय कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहां से यहां तक जब वो गया तो मान लो वर्ग भुजा की लंबाई L, तो कुल विस्थापन कितना होगा, L होगा। अच्छा, कुल समय कितना लिया, तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी है L और चाल कितना V, तो यहाँ पे दूरी रखोगे L और चाल रखोगे V, तो L से L कटेगा, V ऊपर चला गया तो औसत चाल V आएगा, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, इस तरीके से यहां भी निकालते तो कुल दूरी बटा कुल विस्थापन से औसत चाल आ जाता, V आता, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी औसत चाल औसत वेग बराबर रहेगा क्योंकि यहां से यहां तक एक नियत दिशा में नियत चाल से चल रहा है। लेकिन अब A से C तक देखोगे, A यहां है, C यहां है, तो दूरी तो यह होगा 2L। देख भाई, A से C तक तुम्हें औसत चाल पूछे तो दूरी कितना है 2L बटा समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी 2L बटा V, तो 2L से 2L कटेगा, V ऊपर चला गया तो चाल तो वही रहेगा। वैसे भी नियत चाल से चल रहा है तो औसत चाल V रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें औसत वेग पूछ रहा है तो कुल विस्थापन बटा कुल समय लेंगे। यहां से यहां तक भले ही 2L दूरी तय किया है लेकिन कुल विस्थापन तो √2L ही होगा। कुल विस्थापन क्या होगा, √2L, कुल विस्थापन √2L बटा कुल समय, कुल समय, कुल समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी कितना 2L बटा चाल कितना V, तो V ऊपर चला जाएगा। तो यहां से L से L कटेगा, ये हो जाएगा आपका V/√2। कैसे V/√2, तो √2 से 2 कटेगा तो 1/√2 आ जाएगा, तो V/√2 मीटर पर सेकेंड आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ आइए। नेक्स्ट देखिए, A से D तक। अब A से D तक अगर आपसे पूछे कुल दूरी तो 3L, कुल समय तो 3L/V, तो V बचेगा। लेकिन कुल विस्थापन कितना होगा A से D तक, सिर्फ L, कुल विस्थापन कितना होगा L। अरे भाई, भले यहां से यहां तक आया लेकिन अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु एक लाइन मिला दो, वही तो विस्थापन होगा। तो विस्थापन कितना होगा L, समय कितना लगा, तो दूरी 3L बटा चाल V, तो L से L कटेगा तो बताओ क्या होगा, V/3, V/3। बताओ A से A तक आ गया तो औसत चाल V रहेगा। औसत वेग क्या होगा, तो A से चला था घूम के A तक ही आ गया, तो वर्ग पे घूमे, त्रिभुज पे घूमे, हेक्सागोनल पे घूमे, लेकिन जहां से चला था वहीं पहुंच गया तो कुल विस्थापन हो जाएगा 0, तो औसत वेग हो जाएगा 0। ये देखो आंसर आ गया। पहला बताओ क्या हो गया, V, फिर आया V/√2, फिर आ गया V/3, फिर आ गया 0, ये आंसर आ गया। पॉज करके लिखो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्लियर है क्या, बहुत अच्छा सवाल है, इसको पॉज करके लिख लो बेटा। नेक्स्ट देखो, यदि एक वस्तु V बराबर t² + 2t चाल से चल रहा है, मतलब एक वस्तु का चाल दिया हुआ है, यदि एक वस्तु का चाल V मतलब चाल t² + 2t है, तो औसत चाल तथा वेग बताएं 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच। अब मेरी बात सुनना, V = t² + 2t, तो ये चाल नियत है कि परिवर्तित है, तो देखो V बराबर t² + 2t, तो हर क्षण पर चाल बढ़ता जाएगा इसका। कैसे, देखो V बराबर t² + 2t, मान लो t को 0 रखते हो तो चाल क्या होगा 0, t को 1 रखते हो तो 2 × 1 तो आ जाएगा, चाल आएगा 3, t को 2 रखते हो तो चाल थोड़ा और बढ़ेगा, t को 3 रखते हो तो चाल और बढ़ेगा, t को 4 रखोगे तो चाल और बढ़ेगा, t को 5 रखोगे तो चाल और बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ाते जाओगे चाल बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे समय बढ़ाते जाओगे चाल बढ़ता जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रहा है, हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है साहब, ठीक है, आपको समझ आ गया। अब अगर ये बात आपको समझ आया, मतलब चाल नियत नहीं है, तो नियत नहीं है तो औसत चाल ताक्षणिक चाल के बराबर नहीं होगा। तो चाल दिया हुआ औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल विस्थापन। औसत चाल बराबर क्या होता है बोलो,
कुल दूरी बटा कुल विस्थापन। मतलब फंडामेंटल फॉर्मूला तो देख साहब यही है, चाहे केस कोई सा हो, एक समान समय अंतराल हो तो v1 प्लस v2/2, एक समय समान दूरी अंतराल हो तो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, या कुछ भी नहीं पता यार, असमान दूरी अंतराल, असमान चाल अंतराल, तो कुल दूरी बटा कुल समय। किसी तरीके से जुगाड़ लगाए, कुल दूरी ढूंढो, कुल चाल ढूंढो। अब सुनना सवाल में क्या है, मुझे औसत चाल चाहिए तो कुल दूरी बटा कुल समय होगा, लेकिन औसत चाल में कुल दूरी बटा कुल समय है, कुल समय तो दे दिया 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंतराल में, तो समय तो आ गया कुल तेरा 1 सेकंड। बिल्कुल यही है ना, 1 सेकंड से 2 सेकंड तो ये आ गया सेकंड, तो समय आ गया 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में तो समय अंतराल तो 1 ही सेकंड का हो ना कुल समय। अच्छा, कुल दूरी कैसे निकाले, तो चाल दिया हुआ है, चाल का अगर समाकलन करेंगे तो कुल दूरी आ जाएगा। मतलब कुल दूरी को ऐसे भी लिख सकते हैं v इंटू डी टी का समाकलन। बिल्कुल सही है, और मैंने आपको बताया था v इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टोटल डी टी का समाकलन औसत चाल हो जाता है। v का मान यहाँ पे रख दीजिए, टी स्क्वायर प्लस 2t का समाकलन इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ तक समाकलन करेंगे, 1 से 2 सेकंड के बीच, बटा 2 - 1 1 सेकंड आ जाएगा। जब इसका आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो औसत चाल आएगा वो आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा टी का पावर 3/3 प्लस 2t, तो इसका समाकलन करोगे तो ये होगा 2t स्क्वायर बाई 2, नीचे 2 - 1 तो 1 ही आएगा, तो इसे कोई मतलब नहीं है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 1 से लेके 2 तक। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पहले 2 रख दीजिए, इसमें 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, 8/3 प्लस 2 रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये आएगा। जब आप यहाँ पे लोअर लिमिट में 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब मतलब 1/3 प्लस 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 8 3 24, 8 4 3 12, अरे सॉरी 4 3 12, हाँ 12 और 8 20/3, तो ये आ गया तेरा 20/3 माइनस उधर से आ जाएगा 4/3, 4/3, तो ये आएगा तेरा 16/3, 3 मीटर पर सेकंड। कैसे देखो, ये 3 एलसीएम लोगे तो 3 और 1 4, 4/3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 3 12, 12 8 20/3 माइनस 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 16/3 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा 16/3 मीटर पर सेकंड। क्या आपको ये समझ आ गया? चलिए आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का चाल v बराबर 20 sin πt दिया हुआ है तो 0 से 1 सेकंड के बीच में औसत चाल बताइए। तो फिर से देखिए, चाल दिया हुआ है तो औसत चाल क्या हो जाएगा, यदि चाल दिया हो तो औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी आप निकाल सकते हैं v इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ऐसे v को रख देंगे आप 20 sin πt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जी लिमिट 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। समाकलन में जब नियत होता है तो उसको बाहर रख लेते हैं, 20 बाहर हो जाएगा। साइन पाई का समाकलन होगा, याद करिए, साइन पाई का समाकलन होगा माइनस कॉस पाई टी के सापेक्ष समाकलन किया आपने तो जो टी का गुणांक है पाई से भाग दे देंगे, ये याद रखिएगा। dt का समाकलन होगा टी, लिमिट रखेंगे 0 से 1 तक तो 1 ही आएगा, कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हें लिमिट रखना है 0 से 1 तक, ठीक है। अब अगला स्टेप आप सॉल्व कर लीजिए खुद, या मैं कर देता हूँ। 20 बाहर है, पाई बाहर है, तो 20/पाई बाहर निकाल के रख लो, जब माइनस भी बाहर निकाल के रख लो, कोई खास बात नहीं। अब जब 1 रखोगे तो क्या बनेगा, कॉस पाई। टी के जब 1 रखोगे तो क्या बनेगा, कॉस पाई। माइनस जब 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा, कॉस 0। अब ढंग से सुनना, कॉस पाई का मान बोलो क्या है, -1। कॉस पाई का मान होता है -1 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहां से निकल जाएगा आपका 2, तो ये जवाब आएगा -40/पाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी है तो प्रथम 4 सेकंड में औसत चाल तथा 1 से 4 सेकंड के बीच में औसत चाल बताइए। तो प्रथम 4 सेकंड हो जाएगा 0 से 4, ये कई बार बता चुका हूं मैं, तथा 1 से 4 सेकंड का बीच का मतलब हो गया 1 से लेकर 4 सेकंड के बीच में, 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है ना। प्रथम 4 सेकंड मतलब 0 से 4, और 1 से 4 का मतलब 1 से लेकर 4 सेकंड। अब x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, अब तुमसे औसत चाल पूछ रहा है, तो ढंग से सुनना, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहां से कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ऐसे कुल दूरी कैसे निकालेंगे, तो कुल दूरी निकालने का तरीका बस एक ही है कि x दिया हुआ है, स्थिति दिया हुआ है, और ये टी स्क्वायर प्लस 2t मतलब समय बढ़ने से स्थिति बढ़ रहा है, मतलब एक ही दिशा में x कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा।
मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो अंतिम t बराबर 4 पे स्थिति निकाल लो और प्रारंभिक स्थिति t बराबर 0 पे निकाल लो, बटा कुल समय हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 0, ये आ जाएगा। अब xt 4 पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। जब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का होल स्क्वायर 16 और 4 दूना 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। 0 रखेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, बटा 4, ये आ गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे समाकलन नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि x दिया हुआ था, x खुद स्थिति है, स्थिति में परिवर्तन आपका विस्थापन आ जाएगा, और चूंकि एक ही दिशा में जा रहा तो विस्थापन और दूरी एक ही चीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ, चाल दिया हुआ, औसत चाल पूछ रहा है, तो फिर से आपको दूरी निकालना पड़ेगा और चाल से दूरी समाकलन करके निकालेंगे। तो इन दोनों सवाल में फर्क समझ लीजिए। तो मैंने आपको बहुत सारे सवाल औसत चाल और औसत वेग पे करा दिए है, इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मॉड्यूल से। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे त्वरण, और त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो उसको ढंग से पढ़ेंगे। यहां तक आप सवाल कर सकते हैं बूस्टर के और एक्सरसाइज 1 के और एक्सरसाइज 2 के भी सवाल कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर के पूछे हुए थे। मैं गारंटी देता हूं 90% सवाल तुमसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार थ्योरी जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा और सवाल कीजिएगा। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं एमआर सर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं त्वरण का। अभी तक हमने विस्थापन, दूरी, चाल, वेग को कंसेप्चुअली समझा है तथा उसके कुछ प्रश्न किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण हमारा अगला भौतिक राशि है जो हमें अच्छे से समझना है, और इस चैप्टर में त्वरण ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। त्वरण क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, काइनेमेटिक्स का जो सवाल होता है ना, अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा, उसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये त्वरण का प्रकृति, उसका नेचर ही डिसाइड करता है। अब त्वरण होता क्या है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तब तो त्वरण की प्रकृति को डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं त्वरण क्या होता है। तो बताओ, स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? स्थिति जिस दर से परिवर्तित हो रही होगी उसको वेग कहते हैं, और वेग जिस दर से परिवर्तित हो रही होगी उसको त्वरण कहते हैं। वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब होता है कितना तेज। वेग का मतलब होता है कितना 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 तेज, और दिशा मतलब कहां। वेग सिर्फ एक से परिभाषित नहीं होता है कितना तेज। अगर आपको कितना तेज पता है तो सिर्फ आपको चाल पता है, और कहां भी बताऊंगा तब जाकर आपको वेग पता चलेगा। अब वो कितना तेज और कहां जो मिलके बना है वो है वेग। अब वेग में कितना परिवर्तन होगा प्रति सेकेंड, उसको कह देते हैं त्वरण। वेग परिवर्तित नहीं हुआ क्या? मान लो ये मैं भाग रहा हूं 10 से मीटर प्रति सेकंड से, फिर 11 मीटर प्रति सेकंड से, फिर 12 मीटर प्रति सेकंड से, इसी को कहते हैं वेग में परिवर्तन का दर। और असल में आप जो अनुभव करते हो ना, मान लो कि आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन नियत वेग से चल रही है, तो आपको कुछ भी अंदर महसूस नहीं होगा, लेकिन उसके वेग में परिवर्तन हो तो आपको महसूस होगा। असल में वेग में परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं, त्वरण को महसूस कर सकते हैं। कैसे? देखो, F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। ये वही त्वरण है। अगर कहीं बल लगेगा तो उस पर त्वरण होगा, मतलब उसकी वेग बदलेगी। वेग बदलेगी मतलब वेग बदल रही होगी, मतलब उस पर कुछ बल लग रहा होगा, बल को ही तो अनुभव करते हैं अपन। आज मान लो कि वेग बदल रहा है तो उसका त्वरण होगा, और त्वरण होगा तो बल होगा, और बल होगा तो अनुभव करोगे। अभी चाटा लगेगा, कुटाई होगा तो अनुभव तो करोगे ना, उसी को कहते हैं अनुभव करना। तो आओ परिभाषा देखते हैं त्वरण का क्या होता है। तो त्वरण का परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखा है, इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। प्रति इकाई, प्रति एकांक समय में कितना वेग बदला है। मान लो अभी वेग है 4 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 पे, और t इज इक्वल टू 1 पे वेग हो जाए 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो एक सेकेंड में, प्रति एक सेकेंड में कितना वेग बदला है? 4 से 6 बदला है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो त्वरण का मतलब होता है वेग कितना परिवर्तित हो रहा है प्रति एकांक समय में। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा, वेग में परिवर्तन का दिशा उधर ही होगा जिधर त्वरण होगा, क्योंकि त्वरण को कैसे परिभाषित करते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को dv बटा dt को। तो क्या त्वरण का दिशा वेग की दिशा में होगा क्या? नहीं, जिधर वेग में परिवर्तन होगा उधर ही त्वरण का दिशा होगा। त्वरण की दिशा वेग की दिशा में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं है? वेग के परिवर्तन की दिशा में त्वरण की दिशा होती है, वेग की दिशा में त्वरण की दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसा भी हो सकता है, मान लो तुम आगे जा रहे हो, तुम्हारा वेग है 4 और वेग हो गया 6, वेग हो गया 7, तो लगातार वेग बढ़ रहा है, तो आगे की तरफ ही त्वरण की दिशा होगा। और मान लो तुम्हारा वेग घटता जा रहा है, इसका मतलब आगे भाग तुम आगे रहे हो और त्वरण तुम्हारा पीछे है।
और त्वरण असल में किधर होगा? बल की दिशा में। जिधर बल लगता है उधर ही तो वेग बढ़ेगा। मान लो कि तुम उधर से भागते आ रहे हो और मैंने एक लात मारा खींच के पीछे की तरफ, तो अचानक से मैंने पीछे मारा, तो तुम्हारा वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तुम्हारी चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मतलब तुम भाग तो इधर रहे थे और मैंने धक्का उधर मारा। सिंपल सी बात है। मान लो कार है और कार की चाल अभी 0 है, मैं उसको धक्का लगाना शुरू करूं तो इधर आगे की तरफ धक्का मारो, आगे की तरफ धक्का मारो, मतलब बल आगे तो त्वरण भी आगे, और धीरे धीरे उसका चाल बढ़ता जाएगा। 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा। मान लो उधर से कोई कार आ रही है, मतलब उसके भागने की दिशा इधर, और मैं इधर धक्का मारूं, मतलब त्वरण इधर होगा। तो यदि त्वरण इधर होगा तो उसकी चाल धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सुनना ध्यान से, जिधर वस्तु भाग रहा हो उधर त्वरण हो जरूरी नहीं है, मतलब वेग की दिशा में त्वरण हो जरूरी नहीं है, लेकिन वेग के परिवर्तन की दिशा में ही क्या होता है? त्वरण होता है। वेग के परिवर्तन की दिशा में ही त्वरण होता है, इसको समझिएगा। ये मैंने ऐसे लिखा है, नहीं तो बच्चे दिशा में ही कंफ्यूज रहते हैं। मैं त्वरण बहुत अच्छे से समझाऊंगा, धीरे धीरे सारी बातें बोलता जाऊंगा, कुछ बातें दिमाग में आएगा, कुछ बातें नहीं आएगा, एट द एंड सब कुछ आएगा, एट द एंड सब कुछ आएगा। चल देखिए इधर, बल की दिशा में ही त्वरण की दिशा होती है। बिल्कुल समझाया क्या? कैसे समझाया मैंने बोला F बराबर ma, एक लॉजिक दिया मैंने, F बराबर ma। अब सीधी सी बात है, द्रव्यमान तो नियत है, इसका कोई दिशा नहीं होता, द्रव्यमान अदिश होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता, तो जिधर F का दिशा होगा उधर ही A का दिशा होगा। क्लियर है? अब जो मेन पॉइंट है ना, की पॉइंट, उस पर आता हूं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग किसको कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। सुनना, स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन वेग तो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, चाल और दिशा। मैं अगर अभी कहता हूं कि मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, मैंने क्या बोला? तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें समझ आया क्या? मैंने इतना बोला कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, तुम्हें समझ आ गया? सब कुछ नहीं आया। क्या नहीं आया? मैंने बोला मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, ये तो नहीं बोला कि दाहिना हाथ तोड़ दूंगा। बी लॉजिकल, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। मैंने बोला कि मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, तो क्या तुम सारी बातें समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूं? नहीं, तुम बस इतना समझे कि मेरा हाथ टूटेगा, लेकिन तुम ये तो नहीं समझे कि दाहिना टूटेगा कि बायां टूटेगा कि दोनों तोड़ दूंगा। वही यहां पे होता है वेग के लिए। अब मैं कहता हूं कि मैं वेग बदल दूंगा। अब वेग तो दो चीजों से मिलकर बना है, चाल और दिशा से। तो वेग कैसे बदलेगा? चाल बदल करके भी वेग बदल सकता है, दिशा बदल करके भी वेग बदल सकता है, और दोनों को बदल दो तो भी वेग बदल सकता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन वेग बदलेगा कैसे? उसकी चाल बदलने से कि उसकी दिशा बदलने से? क्या ये कोरिलेट करके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायरेक्ट बता दो तो बच्चे कहते हैं अबे आया नहीं, समझ इधर। मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, मैं कहूं कि मैं वेग बदल दूंगा, मैं तेरा बोला हाथ तोड़ दूंगा, मैं बोलूं वेग बदल दूंगा, तो वेग बदल दूंगा तो कैसे वेग बदलूंगा? वेग बदलने के दो तरीके हैं कि तीन? वेग बदलने के तीन तरीके हैं, हाथ तोड़ने के भी तीन तरीके हैं। कंसेप्ट है बेटा, समझना। दाहिना हाथ तोड़ूंगा बस, चाल बदलूंगा बस, तो भी तो वेग बदलेगा। बायां हाथ तोड़ूंगा बस, दिशा बदलूंगा तो भी तो वेग बदलेगा। दोनों हाथ तोड़ दूंगा तेरा, मतलब चाल और दिशा दोनों बदलूंगा, उससे वेग बदला है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अगर मैं कहता हूं वेग में परिवर्तन, कैसे होगा परिवर्तन? चाल बदलने से भी हो सकता है परिवर्तन, तो चाल बदलने से भी त्वरण मिल सकता है। अकेला चाल बदलेगा तो भी त्वरण मिल जाएगा, अकेला दिशा बदलेगा तो भी त्वरण मिल जाएगा, और दोनों बदला तो भी त्वरण मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं तेरा दाहिना हाथ तोड़ दूं तो उसकी वजह से जीवन में जो कष्ट आएगा वो एक अलग तरह का कष्ट आएगा। अरे दाहिना हाथ का कुछ काम होता है भाई, वो काम तुम पर्टिकुलरली नहीं कर पाओगे अगर तेरा मैं दाहिना हाथ तोड़ दूं। तो अगर मैं तेरा बायां हाथ तोड़ दूं तो तेरे जीवन में अलग तरह का कष्ट होगा। बायां हाथ का कुछ और काम होता है, कुछ अलग तरह के काम होते हैं, वो नहीं कर पाओगे। और मैं दोनों हाथ तोड़ दूं तो बिना काम के हो जाओगे। तो उसी तरीके से अगर मैं चाल बदलूं तो भी वेग बदलेगा, दिशा बदलूं तो भी वेग बदलेगा। मतलब सिर्फ चाल बदलने से जिस तरह का त्वरण मिलेगा, सिर्फ दिशा बदलने से जिस तरह का त्वरण मिलेगा, दोनों अलग अलग तरह का त्वरण होना चाहिए। और दोनों बदल दूं, मतलब दाहिना हाथ तोड़ूं तो कुछ कष्ट हुआ, अलग तरह का कष्ट हुआ, बायां हाथ तोड़ूं तो अलग तरह का कष्ट हुआ, दोनों हाथ तोड़ दूं तो कष्ट ही कष्ट है। तो चाल से चाल बदलूंगा तो एक त्वरण मिलेगा, एक अलग तरह का त्वरण मिलेगा। सिर्फ दिशा बदलूंगा तो एक अलग तरह का त्वरण मिलेगा, और मैं दोनों बदल दूंगा तो दोनों तरह का त्वरण मिलेगा। कितनी मजेदार चीज है। 90% टेक्स्ट बुक में और टीचर जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। साहब अब आओ त्वरण के सवाल करते हैं। अरे क्या सवाल होगा तेरे से? तो समझ आ रहा है कितनी अच्छी बात है ये? मतलब इतनी अच्छी बात तुम्हारे लिए तो नहीं है, क्योंकि समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेग में परिवर्तन चाल में परिवर्तन करके, या दिशा में परिवर्तन करके, या दोनों में परिवर्तन एक साथ करके किया जा सकता है। ठीक है, तो पॉज करके पहले इतना लिख लो, पहले जो समझाया थोड़ा सा इतना लिख लो, पॉज करो, लिख लो।
अब ये देखो, देखो अब आते हैं पॉइंट पे। ये रहा बेग। बेग एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? बेग है सदिश राशि, क्योंकि बेग के पास होता है कितना तेज और कहाँ, मतलब दिशा भी होता है। ये बेग का है परिमाण, बेग के परिमाण को ही चाल कहते हैं, और ये है बेग का तेरा दिशा। तो बेग को कैसे लिख सकते हैं? बेग बराबर उसका परिमाण इंटू, किसी भी सदिश को कैसे लिखते हैं? उसका परिमाण इंटू उसका दिशा। तो देखो क्या लिखा है, बेग बराबर बेग का परिमाण भी और बेग का दिशा भी। क्या क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझो थोड़ा, मान लो कि तुम आराम से टहलते टहलते इधर जा रहे थे, ऐसे ऐसे जा रहे थे, पीछे से आके मैंने खींच के एक लात मारा आगे की तरफ, तो क्या होगा? मान लो ये हो तुम और आगे की तरफ भी बढ़िया जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? आगे की तरफ। मैंने क्या किया, अच्छा ये केस, मैंने क्या किया कि उसी दिशा में जिधर तुम जा रहे थे खींच के धक्का दिया। तो जैसे मैं खींच के धक्का दूंगा, मतलब आगे मैंने बल लगाया, आगे बल लगाया तो आगे ही त्वरण होगा, मतलब त्वरण भी धनात्मक और वेग भी धनात्मक। अब क्या होगा, तुम्हारे गति पे क्या फर्क पड़ेगा? तो गति का चाल बढ़ जाएगा, गति का क्या होगा? चाल बढ़ जाएगा। और त्वरण और वेग में कोण कितना है? अरे आगे धक्का मारा, आगे जा रहे थे, तो त्वरण और वेग में कोण बनेगा 0 डिग्री। अब मान लो कि तुम जा रहे थे आगे धनात्मक में, लेकिन धक्का मैंने पीछे मारा, पीछे की दिशा में मारा। अब क्या होगा? तो तुम्हारा ताक्षणिक चाल घटेगा, चाल घटेगा। दिशा भी बदलेगा क्या? नहीं, ताक्षणिक दिशा नहीं बदलेगा। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि धीरे धीरे तुम रुक जाओ और फिर पीछे की तरफ आओ। जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो कार आ रही थी, मैं उसको पीछे की तरफ धक्का दे रहा था। कहाँ धक्का दे रहा था? पीछे की तरफ। कार ऐसे आ रही है, देख इधर, अरे यार कार का व्हील यहाँ कैसे, कार इधर आ रही है और मैंने इधर धक्का मारा। कहाँ मारा? इधर धक्का मारा, आगे इधर धक्का मारा। तो धीरे धीरे इसका चाल कम होता जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में धक्का मारा, चाल कम होगी। तो लॉजिकल बात है भाई, कोई जा उधर रहा है तुम उसको उधर धक्का मारोगे, कोई ऊपर उठ रहा है तुम उसको नीचे खींचोगे, कोई नीचे जा रहा है तुम उसको ऊपर खींचोगे, तो चाल तो कम ही होगा ना। तो इसका चाल क्या कम होगा? हो सकता है चाल कम होते तो रुक जाए, और आगे धक्का मारो तो आगे की तरफ धीरे धीरे चले जाए। समझ में आया कि नहीं है? तो लेकिन मैं पूरी गति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी उसी क्षण पे बात कर रहा हूँ, क्षण पे बात कर रहा हूँ। तो उसी क्षण पे क्या होगा? चाल कम होगा, थीटा 180 डिग्री, यही ना, त्वरण इधर और वेग आगे। अब मान लो वेग आगे और इधर है त्वरण, दोनों के बीच में कोण है 90 डिग्री का, दोनों के बीच में कोण कितने का? 90 डिग्री। अब इस क्षण पे क्या होगा? तो चाल इसी क्षण पर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा, इसी क्षण पर इस वेग की वजह से चाल नहीं बदलेगा, नियत रहेगा इसी क्षण पर। थोड़ी देर बाद क्या होगा वो बाद की कहानी है। इसी क्षण पर जो चाल होगा ना वो नियत रहेगा। इस क्षण पर चाल नियत क्यों रहेगा? तो इस क्षण पर चाल नियत इसलिए रहेगा क्योंकि कोई चीज x में जा रहा है, उसके 90 डिग्री पर लगाओगे तो उसका फर्क इधर नहीं पड़ेगा। कैसे? मान लो त्वरण इधर है, तो त्वरण का घटक v की तरफ देखो तो कितना कोण बन रहा है? 90। तो क्या होगा? v cos 90, यही होगा ना। और cos 90 का मान क्या होगा साहब? 0। मतलब त्वरण का घटक वेग की दिशा में है 0, मतलब त्वरण का प्रभाव वेग पे, वेग के इधर जाने पे, वेग के चाल पे नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कर लेगा साहब? तो त्वरण का मतलब है कि इधर बल लगा, इधर बल लगाए तो खींचेगा, तो ताक्षणिक क्या होगा? दिशा बदलेगा, दिशा बदलेगा। अब ध्यान से सोच के बताना कि ये जो त्वरण था, ये वाला, ये वाला, ये जो त्वरण था ये वाला, और ये जो त्वरण था, तीनों का प्रकृति अलग अलग नहीं दिख रहा तुम्हें? ये त्वरण चाल को घटा रहा था, ये त्वरण चाल को बढ़ा रहा था, और ये त्वरण का चाल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जो त्वरण चाल को बढ़ा देता है या चाल को घटा देता है, उसका फर्क चाल पे ही पड़ रहा है, दिशा पे नहीं पड़ रहा है। इसका ताक्षणिक दिशा नहीं बदलेगा, ये लगातार आगे ही जाता रहेगा, इसका तो दिशा कभी बदलेगा ही नहीं, और इसका भी दिशा नहीं बदलेगा। इस क्षण पे थोड़ी देर बाद वो रुकेगा और नया मोशन शुरू करेगा, मतलब दिशा बदलेगा लेकिन एक अंतराल में, एक क्षण पे दिशा नहीं बदलेगा। तो वो त्वरण जो सिर्फ चाल को प्रभावित करे या चाल के बदलने से उत्पन्न हो रहा हो, या वो त्वरण जो चाल को ही सिर्फ प्रभावित करे, चाल में परिवर्तन की दर को ही वो त्वरण कहते हैं, उसको, उसका नाम है स्पर्श। थोड़ा सा हिंदी हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूं, ठीक करना आपका काम है। स्पर्श रेखीय त्वरण, इसको कौन सा त्वरण कहते हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण। ये त्वरण कैसा होगा? ये भी स्पर्श रेखीय त्वरण होगा, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण है। कौन सा होता है स्पर्श रेखीय त्वरण?
जो त्वरण चाल को बढ़ा सकता हो या कम कर सकता हो। यदि त्वरण और चाल के बीच का कोण 0 डिग्री है तो चाल बढ़ेगा, चाल क्या होगा, बढ़ेगा। यदि त्वरण और वेग के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो चाल घटेगा। और दोनों काम कौन करेगा, स्पर्श रेखीय त्वरण। और इसका नाम स्पर्श रेखीय क्यों है, क्योंकि जिधर वस्तु जिस क्षण पे चल रहा, जिधर भाग रहा था, वस्तु जिस किसी क्षण पे जिधर भाग रहा था, वस्तु किसी क्षण पे जिधर भाग रहा था, ले पूरा बना लेता हूं, ये पाथ है मान लो। अब मान लो इस क्षण पे वस्तु इधर की तरफ भाग रहा है, तो जिधर वस्तु भाग रहा होता है ना, उसका वेग की दिशा होता है, और जिधर भाग रहा होता है वो इसके स्पर्श रेखा की तरफ होता है। और त्वरण जो इसके चाल को बढ़ा सकता है वो इसी के स्पर्श रेखा की तरफ आगे होगा, या जो इसके चाल को घटा सकता है वो इसी स्पर्श रेखा की तरफ होगा। मतलब वो स्पर्श रेखीय तरफ, जिधर वस्तु भाग रहा होता है उधर ही स्पर्श रेखा की तरफ होगा, या उसके विपरीत होगा। इसीलिए उसको कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। इसको अभिकेंद्रीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इससे 90 डिग्री पर है। किससे 90 डिग्री, वेग से 90 डिग्री पर है। अब मान लो कि वस्तु जा इधर रहा था लेकिन धक्का मैंने इधर मारा, त्वरण इधर है, कौन बना रहा है कुछ ठीक है। अब ईमानदारी से सोच के बताना, ये त्वरण क्या करेगा। तो ये त्वरण असल में दोनों काम कर रहा है। कैसे, इस त्वरण का एक घटक होगा इस तरफ, जिसको अपन बोलेंगे ए साइन थीटा, और इसी त्वरण का घटक होगा कुछ इस तरफ, इसको बोलेंगे ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा क्या करेगा, इसके दिशा को परिवर्तित करेगा, और ए कॉस थीटा क्या करेगा, इसके चाल को परिवर्तित करेगा। तो इसको बोल देते हैं अपन ए सी। तो वह त्वरण जो वेग से 90 डिग्री पे, उसको कहते हैं ए सी, अभिकेंद्रीय त्वरण। और जो त्वरण वेग के दिशा में हो या वेग से विपरीत हो उसको कहते हैं अस्पर्शी रेखीय त्वरण, जिसको कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। जिसको क्या कहते हैं अपन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो इस डायग्राम को पॉज करके बहुत अच्छे से आपको बनाना है। देखिए बेटा, अगर मैं 1D मोशन के लिए बात करूं, स्पेशली 1D मोशन की बात के लिए बात करूं, क्या ये आपने पॉज करके लिख लिया है, क्या आपको समझ आया। वो त्वरण जो सिर्फ चाल को बढ़ाए या चाल को कम करे उसको स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। वो त्वरण जो दिशा को बदल दे उसको अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। वो त्वरण जो दिशा को बदलेगा वो वेग से 90 डिग्री पे होगा। वेग से कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। वो त्वरण जो चाल को बढ़ा दे वो वेग के समानांतर होगा। वो त्वरण जो चाल को कम करे वो वेग के प्रति समानांतर होगा। ये बहुत लॉजिकल है, आपको याद रखना ये बात। अच्छा, एक बात मैं अगर आपसे पूछूं, एक नया बात मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा बताओ वेग, अरे थोड़ा बोल्ड करो, देखो बेटा मैं तुमसे अगर पूछूं वेग और त्वरण का AC का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, तो ये हमेशा 0 होगा। क्यों होगा हमेशा 0, मतलब वो त्वरण जो वेग के लंबवत है उसी को AC कहते हैं। अब AC और V का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, मतलब AC और V cos 90 क्या होगा, 0। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि AC और AT का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी हमेशा 0 होगा। AC और AT का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। क्यों होगा साहब AC और AT का डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि AC वो त्वरण है जो वेग के लंबवत हो और AT वो त्वरण है जो वेग के समानांतर। तो एक वेग के समानांतर, एक वेग के लंबवत, मतलब त्वरण के दो घटक को AC और AT कहते हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, 0। ये पूछा जाता है ऐसे सवाल, तो आप इसको समझ के याद रखेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए, यहां पे मान लो त्वरण वेग से कितने का कोण बना रहा है साहब, किसी 90 और 0 के बीच में कोई कोण बना रहा है, तो इसका एक घटक वो होगा जो वेग के लंबवत होगा, जो सिर्फ दिशा को बदलेगा, उसको AC बोलेंगे। और वो त्वरण जो वेग के समानांतर होगा वो इसके चाल को बढ़ाएगा, उसको AD बोलेंगे। AD वेग के समानांतर होगा और AC वेग के लंबवत होगा। कोई खास बात है क्या, दिक्कत है तो बता, इसमें नहीं है ना, पॉज करके लिख लिया था तूने। अब आगे देख, मान लो कोई वस्तु इधर जा रहा है, कहीं मतलब एक वस्तु का त्वरण इधर है। बताओ ये त्वरण क्या करेगा, वेग को घटाएगा कि वेग को बढ़ाएगा, बताओ क्या करेगा, ये त्वरण क्या करेगा। आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि क्या त्वरण का दिशा से आप ये नहीं बता सकते कि त्वरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं। त्वरण और वेग के दिशा दोनों बताओ तभी बता सकते हैं। कैसे, मान लो वेग उधर हुआ तो ये त्वरण दिशा बदलेगा, मान लो वेग इधर हुआ तो ये त्वरण चाल बदलेगा, और मान लो वेग इधर हुआ मतलब त्वरण दोनों करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको लिखना जरूरी है कि त्वरण तथा वेग दोनों की तुलनात्मक दिशा
तुलनात्मक दिशा निर्धारित करता है त्वरण का क्या प्रभाव होगा, त्वरण का क्या प्रभाव होगा। त्वरण तथा वेग दोनों की तुलनात्मक दिशा निर्धारित करता है कि त्वरण का क्या प्रभाव होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। मान लो त्वरण इधर है, मान लो कि त्वरण इधर है, बताओ ये त्वरण क्या करेगा? तुम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करता है कि वेग कहाँ है। मान लो वेग यहाँ है तो ये त्वरण चाल बढ़ाएगा। अब मान लो कि वेग इधर नहीं है, वेग इधर है 90 डिग्री पे, तो दिशा बदलेगा। समझ में आया कि नहीं है? अब मान लो अगर मैं 1D की बात करूं, एक रेखीय गति की बात करूं, तो रेखीय गति में किसी क्षण पर दिशा परिवर्तन संभव नहीं है। दिशा परिवर्तन संभव नहीं है, किसी क्षण पर दिशा परिवर्तन संभव नहीं। मान लो एक लाइन पे तुम चल रहे हो। अब मान लो कि एक लाइन पे अगर आप चल रहे हो, देखो एक लाइन पे तुम चलते जा रहे हो, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसा पाथ है, तो हर क्षण पे दिशा बदलना संभव नहीं है। ये हो सकता है तुम चलते 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 जाओ, कहीं पे रुको और फिर वापस आओ, तो फिर रुकने के बाद तो गति खत्म और फिर दूसरा गति पीछे शुरू हो गया। मतलब इसको कहते हैं कि क्षण पर दिशा तो नहीं बदला, तो किसी क्षण पर दिशा परिवर्तित नहीं होगा। और ताक्षणिक दिशा में परिवर्तन की दर को एसी कहते हैं। तो 1D मोशन में एसी हमेशा क्या होगा? 0। समझने की जरूरत है, एसी क्या होगा? हमेशा 0। और जो मेन त्वरण होता है वो चाल में परिवर्तन की दर की वजह से चाल की दिशा में होगा, मतलब वेग की दिशा में होगा, और दिशा में परिवर्तन की दर उसके लंबवत होगा। मतलब नेट त्वरण का परिमाण अगर निकाला जाए तो त्वरण का परिमाण निकलेगा दोनों के एटी का होल स्क्वायर प्लस एसी के होल स्क्वायर से। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, एक मिनट बेटा, ऐसा इसीलिए कि आप इतना तो समझ चुके होंगे कि एसी और एटी हमेशा एक दूसरे के क्या होता है? लंबवत होता है। एसी और एटी हमेशा एक दूसरे के क्या होता है? लंबवत होता है। एसी और एटी हमेशा एक दूसरे के लंबवत होता है। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि मॉड ऑफ ए हो जाएगा √अंडर का होल स्क्वायर प्लस एसी का होल स्क्वायर। दो लंबवत चीजों का परिमाण इसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। तो दो बातें यहां पे समझ में आई कि अगर 1D मोशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? 1D मोशन की, तो किसी क्षण पर दिशा परिवर्तन संभव नहीं है। एक रेखीय गति में एसी हमेशा 0 होता है। एक रेखीय गति में दिशा परिवर्तन संभव नहीं है किसी क्षण पर। वो दिशा परिवर्तन जो होता है ना, वो सीधा जाते 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 कहीं रुकेगा फिर पीछे आएगा, तो वो दिशा परिवर्तन किसी क्षण पे नहीं हुआ, अंतराल में हुआ। तथा त्वरण तथा वेग का तुलनात्मक दिशा ही निर्धारित करेगा। सिर्फ वेग का या सिर्फ त्वरण का दिशा निर्धारित नहीं करता है कि त्वरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, त्वरण की वजह से दिशा बदलेगा या चाल बदलेगा। बेटा बहुत अच्छे समझा दिया। अब आगे देखिए। मान लो एक वस्तु, ये कार है, ये आगे जा रहा है, त्वरण आगे है, और सॉरी आगे जा रहा है तो वेग आगे, और आगे ही धक्का मारा, मतलब त्वरण भी आगे है, तो इसका जो चाल होगा क्या होगा? बढ़ेगा, चाल साहब बढ़ेगा। अच्छा, आगे जा रहा है मान लो, और पीछे की तरफ धक्का मारा, मतलब त्वरण ऋणात्मक है, तो इसका चाल क्या होगा? तो वेग और त्वरण यदि विपरीत दिशा में हो, मतलब वस्तु आगे जा रहा हो, धक्का पीछे मारूंगा, तो इसका चाल घटेगा। ठीक है साहब, चाल घटेगा। अब मान लो वस्तु आगे जा रहा है, वस्तु पीछे जा रहा है और धक्का आगे दूंगा, अब क्या होगा? अब भी चाल घटेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु जा तो पीछे रहा था और तुमने खींचा आगे की तरफ, बल आगे की तरफ लगाया, तो धीरे धीरे इसका चाल कम होगा, obvious सी बात है। अच्छा, मान लो वस्तु जा रहा था पीछे, अब तूने पीछे ही धक्का मारा, तो इस स्थिति में चाल क्या होगा? इस स्थिति में चाल बढ़ेगा। तो एक टर्म होता है मंदन, एक भौतिक राशि होता है मंदन। किसको कहते हैं मंदन? मंदन का शाब्दिक अर्थ होता है धीरे होना। मंदन का शाब्दिक अर्थ होता है धीरे होना। मंदन मतलब धीरे होना। और कौन सा त्वरण वस्तु को धीरे कराती है? क्या किताबों में कहीं किसी नकली किताबों में लिखा होता है और बच्चे याद भी रख लेते हैं कि मंदन का मतलब है ऋणात्मक त्वरण? गलत। मंदन का मतलब होता है धीरे होना, और धीरे होने का मतलब है वह त्वरण जो वेग के दिशा से विपरीत हो, वह त्वरण जो वेग की दिशा के विपरीत हो, उसे हम कहते हैं मंदन।
मान लो वस्तु आगे जा रहा था और धक्का पीछे मारा तो चाल कम हो गई, और वस्तु अगर पीछे जा रहा था तो आगे धक्का मारा, यहाँ पे धनात्मक त्वरण इसका चाल कम कर दिया, ये धनात्मक त्वरण मंदन कहलाएगा, ये मंदन कहलाएगा। मंदन कोई खास अलग से फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, त्वरण को ही मंदन कहते हैं यदि वह त्वरण चाल को कम करे। और कौन सा त्वरण चाल को कम करेगा? वह त्वरण जो वेग के विपरीत हो। तो वह त्वरण जो वेग के विपरीत दिशा में हो उसे मंदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मंदन। वह त्वरण जो वेग के विपरीत दिशा में हो उसे मंदन कहते हैं। क्या अब इसको मंदन कहेंगे? नहीं, ये तो चाल बढ़ा रहा है, धनात्मक त्वरण है। ये क्या मंदन हो सकता है? नहीं, ये ऋणात्मक त्वरण है। देखो पीछे जा रहा है, मान लो, सॉरी, तुम पीछे की दिशा को धनात्मक मानो तो पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लो पीछे जा रहा है तो त्वरण ऋणात्मक है, और वेग भी ऋणात्मक है, क्योंकि जा पीछे रहा तो जाने की दिशा पीछे, तो वेग ऋणात्मक, और धक्का भी मैंने पीछे लगाया तो त्वरण भी ऋणात्मक। लेकिन ऋणात्मक त्वरण भी चाल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो आप इतना याद रखिएगा, मंदन उस त्वरण को कहते हैं जो चाल के वेग के विपरीत दिशा में हो, या उस त्वरण को कहते हैं जो चाल को कम कर दे, धीरे कर दे। मंदन का मतलब होता है धीरे कर दे। तो मंदन किसको कहेंगे? वह त्वरण जो गति के दिशा के विपरीत दिशा में, उसे मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन नहीं कहते हैं। चाहे तो ये लिखो, अभी लिखो नोट्स में, ऋणात्मक त्वरण को मंदन नहीं कहते हैं, उस त्वरण को मंदन कहते हैं जो चाल को कम करे। राइट, बहुत बढ़िया। तो पॉज करके इसको अच्छे से लिखो। ठीक है भाई, आगे देखो। मान लो किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, तो जब मैंने इसको ऊपर फेंका, समझ, जिस क्षण पे ऊपर फेंका, ऊपर की दिशा को अपन ले लेते हैं पॉजिटिव और नीचे की दिशा को ले लेते हैं निगेटिव, और ऊपर की दिशा को ले लेते हैं पॉजिटिव। अब मान लो वस्तु को ऊपर फेंका, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से, मतलब गुरुत्वीय बल कहाँ लगता है? नीचे। अगर गुरुत्वीय बल नीचे लगेगा मतलब गुरुत्वीय त्वरण नीचे है, जहां बल उधर ही त्वरण, मतलब गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ -g होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो जब वस्तु ऊपर जा रहा था तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? नीचे की तरफ -g, क्योंकि फोर्स नीचे ही लगेगा, और यहाँ पे वेग वस्तु का कुछ ऊपर होगा। अधिकतम ऊंचाई पे इसका वेग हो जाता है 0, लेकिन त्वरण नीचे की तरफ ही होता है, क्योंकि बल लग रहा है तो त्वरण होगा -g। फिर जब वस्तु यहाँ पे पहुँचता है, वस्तु यहाँ पे पहुँचता है तो उसकी गति की दिशा नीचे होता है, तो कह सकते हैं उसका गति नीचे की तरफ है तो -v, त्वरण भी नीचे की तरफ होता है, तो ये हो जाएगा -c। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनना। जब वस्तु ऊपर जा रहा था तो त्वरण उसका कैसा था? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। जब वस्तु नीचे आ रहा था तो भी त्वरण ऋणात्मक। जो दिशा होता है ना, एक बार डिसाइड हो गया। देखो, ऐसा नहीं बोल सकते कि गति की दिशा में है तो त्वरण पॉजिटिव और गति के विपरीत है इसलिए त्वरण निगेटिव। नहीं, जो प्लस और माइनस होता है वो दिशा को बताता है। जब वस्तु ऊपर जा रहा था तो बल कहाँ लग रहा था? गुरुत्वीय बल, बताओ ना, नीचे। जब वस्तु ऊपर जा रहा था तो गुरुत्वीय बल कहाँ लग रहा था? नीचे। तो त्वरण कहाँ होगा साहब? नीचे होगा सर। त्वरण कहाँ होगा? नीचे होगा। जब वस्तु नीचे आ रहा था तो भी तो त्वरण नीचे था, तो तुमने नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना है। तो जब वस्तु ऊपर तो त्वरण नीचे, ऋणात्मक होगा। जब वस्तु नीचे तो भी त्वरण ऋणात्मक। याद रखना, ये सवाल है, काइनेमेटिक्स में बच्चे गलत कर देते हैं, बेसिक फंडामेंटल दिशा से सवाल है ये। अब मेरी बात सुनना आगे। जब वस्तु ऊपर जा रहा था तो ये त्वरण क्या कर रहा था? इस चाल को बढ़ा रहा था कि कम कर रहा था? तो देखो, त्वरण नीचे, वेग ऊपर, मतलब ये मंदन का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? ये मंदन का काम कर रहा था। ये किसका काम कर रहा था? ये मंदन का काम कर रहा था। देखो, यहां से यहां तक ये मंदन का काम कर रहा था, और यहां से यहां तक ये त्वरण का काम कर रहा था। ये भी त्वरण ही है, लेकिन ये त्वरण का एक प्रकार है, मंदन का काम कर रहा है, मतलब चाल कम होगा। यहाँ पे बताओ, चाल क्या हो रहा है? चाल क्या हो रहा है? बोलो, चाल कम हो रहा है, और यहाँ चाल बढ़ेगा, तो इसको आप मंदन नहीं कह सकते। आप इसको मंदन नहीं कह सकते। समझ में आया कि नहीं आया ये बात? तो इसको ढंग से पॉज करके लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक चीजों पे बारीकी से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आप बात करते हैं। ये पहले देखो त्वरण। अब हमने त्वरण को फिजिकली बहुत अच्छे से समझ लिया है, त्वरण को फिजिकली बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब त्वरण को परिभाषा से नहीं समझते हैं। मान लो t समय में वेग में परिवर्तन देखना है, t समय के अंतराल में, तो t समय में देखोगे तो ये औसत परिभाषित होगा। समय में, पर नहीं में, मतलब 4 घंटे में, 4 मिनट में, 2 मिनट में, 10 सेकंड में मतलब औसत, में मतलब औसत। तो औसत त्वरण क्या होगा? औसत त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा कुल लिया गया समय। औसत मतलब एक डेल्टा टी समय अंतराल में बात कर रहा है,
और औसत को ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, याद रखिए ये मैंने आपको समझाया था, a इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, चेंज इन वेलोसिटी को a डी टी लिख सकते हैं भाई। समझ आ गया ये बात? बिल्कुल सही बात है। तो ये औसत त्वरण हो गया। ताक्षणिक त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन का दर किसी क्षण पे। तो ताक्षणिक आपको याद है ना, किसी क्षण पे परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अवकलन से। अवकलन मैंने यही से शुरू किया था, किसी क्षण पे परिवर्तन निकालते हो वो अवकलन का काम है। तो dv बाई dt, और dv बाई dt को ही ढाल कहते हैं। अवकलन ही ढाल है। ढाल मतलब y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष को ढाल कहते हैं ना। तो किसका ढाल हुआ? y की जगह पे v है और x की जगह पे t है। तो vt ग्राफ का ढाल है ये किसका ढाल है? vt ग्राफ का ढाल है। vt ग्राफ का ढाल है ये किसका ढाल है? vt ग्राफ का ढाल है। ताक्षणिक त्वरण हमेशा किसी क्षण पे परिभाषित हो और औसत त्वरण एक समय अंतराल में परिभाषित हो। अब यहां से एक छोटी सी बात अपन देखें कि v को अपन dx बाई dt भी लिख सकते हैं। हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं d बाई dt को साइड में रख लूं, क्या करूं? d बाई dt को साइड में रख लूं और यहां पे v की वैल्यू पुट कर दूं dx बाई dt। अगर मैं dx बाई dt पुट कर दूं तो क्या बनेगा? dd मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, मतलब ये x का डबल डिफरेंशिएशन। तो वेग को एक बार अवकलन करूंगा तो त्वरण मिलेगा। वैसे भी स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। एक बार अवकलन करते हैं अगर स्थिति का तो वेग मिलता है, वेग का एक बार करते हैं तो त्वरण मिलता है। मतलब स्थिति का अगर मैं 2 बार कर दूं तो त्वरण मिलेगा। तो वेग का एक बार अवकलन त्वरण हो जाता है। कौन सा त्वरण? क्योंकि अवकलन का मतलब है किसी क्षण में परिवर्तन देना, तो ताक्षणिक त्वरण होता है और ताक्षणिक त्वरण होता है। लेकिन किसी अंतराल में अगर परिवर्तन देखेंगे तो औसत त्वरण होता है। ठीक है ना? तो वेग का एक बार अवकलन करेंगे तो ताक्षणिक त्वरण मिलेगा और वेग एक्स का स्थिति का 2 बार अवकलन कर देंगे तो ताक्षणिक त्वरण मिलेगा। एक बात और ताक्षणिक त्वरण ध्यान से देखिएगा। dv बाई dt यहां पे रहने देता हूं मैं अगर, और इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं dx बाई dx से। किससे कर देता हूं? dx बाई dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dx को आगे ले जाता हूं, dx को पीछे ले जाता हूं, dt को आगे ले जाता हूं। तो ये dx यहां चला जाएगा तो dv बाई dx बनेगा ये, और dx बाई dt v हो जाएगा। तो v इंटू dv बाई dx, ये भी त्वरण का एक सूत्र होता है। ये कब लगाएंगे? जब त्वरण किसका फलन होगा? त्वरण होगा आपका x का फलन। ध्यान से समझिएगा, जब मैं dx को इधर ले जाता हूं तो dv बाई dx बना, ये देख dv बाई dx बना, और dt इधर आएगा तो dx बाई dt क्या हो जाता है? v। तो त्वरण के 3 सूत्र मिल गए। क्या क्या मिल गए? त्वरण के 3 सूत्र। देख इधर, त्वरण के 3 सूत्र मिल गए। कौन से? ताक्षणिक त्वरण के अवकलन के संबंध में 3 सूत्र है। dv बाई dt को त्वरण कहते हैं, x का डबल 2 बार आप डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो भी त्वरण कहते हैं, और v इंटू dv बाई dx को भी क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये ताक्षणिक और औसत त्वरण की पूरी कहानी है। ठीक है ना? वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं। अब इसको पॉज करके लिखो, राइट? और इधर देखो dv बाई dt को क्या कहते हैं? तो देखो, ये है परिवर्तन का दर। ये मैंने बताया था ना, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जो परिवर्तन का दर निकालता है। किसमें परिवर्तन का दर? v वेक्टर में। तो इसको कहेंगे अपन वेग में परिवर्तन का दर, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अच्छा, यह है dv मॉड ऑफ dv बाई dt, मतलब ये dv बाई dt मतलब परिवर्तन का दर किस में? मॉड ऑफ v, मतलब वेग का परिमाण, और वेग का परिमाण क्या होता है? चाल। तो इसको कहेंगे आप चाल में परिवर्तन की दर। चाल में परिवर्तन की दर। और आपको पता होना चाहिए कि जो त्वरण सिर्फ चाल में परिवर्तन करता हो, चाल में परिवर्तन की दर, उसको स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है भाई? अच्छा, ये क्या है साहब? ये तो एक अलग तरह की कहानी है। तो सुनो, ये बाहर से मॉड लगा है, तो मॉड देता है परिमाण, ये जानते हो। जैसे मान लो मैंने v लिखा, तो v क्या है? ऊपर वेक्टर तो नहीं लगा तो ये चाल होगा। अगर मैं ऊपर लगा दूं, दिशा भी बता दूं, तो ये वेग हो गया। अगर मैं दोनों तरफ डंडा खींच दूं, मतलब मुझे दिशा से मतलब नहीं है, दोनों डंडा खींचने का मतलब होता है कि वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, परिमाण को बताएगा। तो मैंने यहाँ पे डंडा लगाया, मतलब ये वेग का परिमाण था और ये उसमें परिवर्तन देगा। तो वेग के परिमाण को कहते हैं चाल। चाल में परिवर्तन की दर, मतलब मुझे दिशा से मतलब ही नहीं, सिर्फ चाल में परिवर्तन की दर देखूंगा। अगर मैं लिखता हूं dv बाई dt, इसका मतलब हो गया पूरे चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन की दर देख रहा हूं कि dv बाई dt वेक्टर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डंडा खींच दूं, मतलब दिशा से मुझे मतलब ही नहीं है, मतलब ये चाल में परिवर्तन की दर होगा, और जो चाल में परिवर्तन की दर होता है उसको कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई डंडा समझ में आ रहा है अंदर में कैसे खींचा है, और ये डंडा अंदर में नहीं खींचा है, मतलब है तो वेग में परिवर्तन की दर। ये है क्या? वेग में परिवर्तन की दर। अगर मैं डंडा को इग्नोर करूं तो dv बाई dt सेम इसकी तरह है। तो ये क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, और ये डंडा लगा दिया, मतलब ये सिर्फ परिमाण की बात करेगा। तो क्या है ये?
वेग में परिवर्तन की दर का परिमाण, और वेग में परिवर्तन की दर को अपन कहते क्या है भाई, त्वरण। तो असल में ये है क्या, ये है क्या, त्वरण का परिमाण। बच्चा 4 साल फिजिक्स पढ़ लेता है, 11वीं 12वीं और 4 बार ड्रॉप, तो भी उसको ये चीज नहीं समझ में आता है। वो dv वेक्टर बाई डी टी, डी मॉड ऑफ dv बाई डी टी और dv वेक्टर बाई डी टी का मॉड, इसमें अंतर ही नहीं समझ में आता है। क्या इन तीनों में कोई भी, तीनों में से कोई दो एक समान है क्या? अबे नहीं है, ये त्वरण है। देख इधर गणितीय रूप से भी लिख देता हूं, ये त्वरण है। ये क्या है? त्वरण का परिमाण? अरे नहीं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और यहां पे वेग में परिवर्तन का दर है ही नहीं, ये वेग के परिमाण में परिवर्तन का दर है। ये सिर्फ है चाल में परिवर्तन का दर, इसको कहेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण। ये क्या है साहब? ये त्वरण देख, dv बाई डी टी, ये dv बाई डी टी है। अंदर मॉड है, बाहर मॉड में बड़ा फर्क होता है। अंदर लगाया जाके डंडा की बाहर लगाया, उसमें फर्क होता है। ये बाहर से लगाया, अंदर ये dv बाई डी टी ही है, मतलब है तो त्वरण। तो बाहर डंडा लगाने का क्या मतलब है? सुन, तो त्वरण लिख देता हूं और बाहर डंडा लगा दे, तो बता ये क्या दिख रहा है, त्वरण का परिमाण। समझ में आया कि नहीं आया? ये तीनों चीज बिल्कुल अलग अलग है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या ये आपको समझ में आ गया? इसको पॉज करके लिख लेंगे और आप इसको भी पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है।